यह कहानी तेलंगाना की एक ऐसी घटना है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। 27 नवंबर 2017 की दोपहर थी। हैदराबाद के मशहूर DRDO अपोलो हॉस्पिटल में एक महिला अपने साथ एक बुरी तरह से झुलसे हुए आदमी को लेकर पहुंचती है। आदमी का चेहरा और कंधों का हिस्सा तेज आग जैसे किसी भी चीज़ से जला हुआ था। चेहरा इतना खराब था कि पहचान पाना नामुमकिन था। महिला ने तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। महिला ने अपना नाम स्वाति रेड्डी बताया और उस आदमी का नाम सुधाकर रेड्डी लिखाकर उसने डॉक्टर और परिवार को बताया कि वह उसका पति घर से बाहर गए थे, तब कुछ बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया, उसका पति पर तेजाब फेंक दिया। यह सुनकर परिवार टूट सा गया। सब ये सोचने लगे कि आखिरकार सुधाकर से किसी की क्या दुश्मनी होगी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद अच्छी खबर दी कि मरीज खतरे से बाहर है। सुधाकर से मिलने की इजाज़त भी मिल गई। सुधाकर का चेहरा पूरी तरह से पट्टियों से ढका रहता था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। शुरुआत में उसे सिर्फ लिक्विड फूड ही दिया गया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद वह हल्का फुल्का बोलने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि चेहरा पहले जैसा करने के लिए आगे प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। सुधाकर की माँ रोज़ उसके लिए घर का खाना बना कर लेके आती। एक दिन वो बड़े प्यार से सुधाकर की पसंदीदा चीज़ मटन सूप बना कर लाई। उसने खुशी खुशी सुधाकर को सूप दिया, लेकिन सुधाकर ने पीने से मना कर दिया। माँ को बहुत बुरा लगा। उसने सुधाकर से एक गुट भी नहीं दिया। छोटे भाई खड़ा सब देख रहा था। उसे ये बहुत अजीब लगा क्योंकि सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद था। वो पेट भरा होने पर भी मना नहीं करता था, लेकिन आज उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे उसने कभी मटन सूप देखा ही नहीं हो। धीरे धीरे सुधाकर चलने फिरने लगा। एक दिन छोटे भाई ने उसे चलते देखा और ज़्यादा हैरान हो गया। चलने का तरीका, बोलने की आवाज़, बात करने का अंदाज, सब कुछ बदला हुआ सा था। पहले सुधाकर उसके साथ हंसी मजाक करता था, लेकिन अब वह चुप चुप और गंभीर और अजनबी की तरह रहने लगा। छोटे भाई को साफ महसूस होने लगा कि सामने खड़ा इंसान सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से बदला हुआ है, जैसे वो उसका बड़ा भाई कोई नहीं। यहीं से एक कहानी पर शक की पहली दरार पड़ती है। आगे चलकर एक चौंकाने वाला सच के सामने तरफ लिख जाता है। छोटे भाई ने एक और अजीब बात नोटिस की। जब भी अस्पताल में रिश्तेदार सुधाकर से मिलने आते तो वह ऐसा मिलता जैसे पहली बार मिल रहा हो। एसिड अटैक 27 नवंबर को हुआ था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अस्पताल में नहीं आई। ये बात छोटे भाई को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में एक दिन छोटा भाई खुद लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने शिकायत दर्ज करानी चाहिए लेकिन और बताया कि उसके भाई पर जानलेवा हमला हुआ। जब पुलिस ने तारीख पूछी और तो उसने 27 नवंबर सुना तो उन्होंने सवाल किया कि इतने दिनों बाद क्यों आए हो, उस वक्त क्यों नहीं आए? जितनी जल्दी बताते उतनी जल्दी हम अपराधी को पकड़ लेते। अब तो लोग शहर छोड़कर बाहर भाग गए होंगे। पुलिस की यह बात सुनकर छोटे भाई को शक होने लगा। छोटे भाई को अब और शक होने लगा। उसे याद आया कि उस दिन भाभी स्वाति भी उसके साथ ही थी। फिर उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? इसके बाद छोटे भाई ने पुलिस को वो सारी बातें बता दी जो वो अब तक किसी से नहीं कर पाया था। उसने साफ साफ कहा कि अस्पताल में जो आदमी है वो उसके भाई जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। चलने का तरीका, बोलने का ढंग, व्यवहार सब कुछ बदला सा है। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इंस्पेक्टर को केस काफ़ी रहस्यमय लगा। रोज़ रोज़ की ड्यूटी से थके इंस्पेक्टर को लगा कि इस केस को सुलझाने में मज़ा आएगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद केस की जांच करूंगा, लेकिन जांच बहुत चुपचाप करनी थी ताकि किसी को शक न हो। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल यह था कि अस्पताल में जो आदमी खुद को सुधाकर रेड्डी बता रहा है वह सच में वही है या नहीं। हैरानी की बात यह थी कि उसकी पत्नी स्वाति उसे ही अपना पति मान रही है। उसे कोई शक नहीं था, बल्कि वो पहले से ज़्यादा उसकी देखभाल कर रही थी। DNA टेस्ट आसान नहीं था, उसके लिए लीगल प्रोसेस चाहिए था। अब पुलिस को एक आइडिया आया फिंगरप्रिंट्स मैचिंग का। छोटे भाई की मदद से अस्पताल में एडमिट आदमी की फिंगरप्रिंट किसी तरह से लिए गए। फिर असली सुधाकर के आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट निकाले गए। जब दोनों फिंगरप्रिंट मिलाए गए तो वह बिल्कुल भी मैच नहीं हुए। साफ हो गया था कि अस्पताल में मौजूद वह आदमी कोई और ही है। अब पुलिस को यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा खेल हुआ है। इसके बाद पुलिस ने बिना शक पैदा किए स्वाति से पूछताछ के लिए बुलाया। उसने वहाँ वही कहानी दोहराई जो पहले बताई थी, लेकिन पुलिस के सवाल अब और गहरे होते जा रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस असली सुधाकर की माँ से भी अलग बात करने लगे। माँ के बयान के मुताबिक 26 नवंबर को अपने बेटे सुधाकर को कॉल किया था। उस वक्त सुधाकर घर से बाहर था। थोड़ी बातचीत हुई और सुधाकर ने कहा कि बस घर पहुंचने ही वाला है, थोड़ी देर में वापस कॉल करेगा, लेकिन इसके बाद उसका कोई कॉल नहीं आया। इधर स्वाति ने पुलिस को एक अलग ही कहानी बताई। उसके मुताबिक वो और सुधाकर घर से बाहर निकले थे और रास्ते में एक सुनसान जगह पर बदमाशों ने हमला कर दिया। माँ और स्वाति के बयानों में साफ साफ फर्क था। यही से पुलिस का शक और गहरा हो गया। धीरे धीरे पुलिस ने स्वाति से सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दी। रोज रोज बुलाकर सवाल पूछे जा रहे थे। स्वाति ऐसी पूछताछ की आदी नहीं थी।
दबाव बढ़ता गया और आखिरकार वह टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि उसका पति सुधाकर इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद स्वाति ने पूरी कहानी पुलिस को बता दी, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। स्वाति एक नर्स थी और अच्छे से हॉस्पिटल में काम करती थी। सुधाकर रेड्डी एक कंपनी में मैनेजर था। दोनों की 2014 में शादी हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे भी हुए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, काम भी अच्छा चल रहा था, रिश्ता भी ठीक ठाक था। लेकिन बच्चों के जन्म के बाद स्वाति की सेहत खराब रहने लगी। कमर और घुटनों में दर्द रहता था, ठीक से चलना बैठना मुश्किल हो गया। सुधाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी की सलाह दी। फिजियोथेरेपिस्ट का नाम था राजेश रेड्डी। शुरुआत में सुधाकर खुद स्वाति के इलाज के लिए ले जाया जाता था, लेकिन बाद में स्वाति अकेले जाने लगी। धीरे धीरे स्वाति और राजेश के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। कभी कभी राजेश उसे घर तक छोड़ने भी आने लगा। अब सुधाकर घर पर नहीं होता तो स्वाति राजेश को घर पर बुलाने लगी। इलाज कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परेशानी यह थी कि स्वाति शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे, तलाक लेना आसान नहीं था, उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलती और समाज क्या सोचेगा, घर वाले क्या कहेंगे, बच्चों का क्या होगा, यह सब सोचकर वह डर जाती थी। बीच एक दिन स्वाति टीवी पर फिल्म येवड़ देख रही थी, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी से किसी का चेहरा बदल दिया जाता है। फिल्म देखते ही उसके दिमाग में खतरनाक आइडिया आया। उसने तुरंत राजेश को कॉल किया और अपना प्लान बताया। राजेश को भी यह आइडिया पसंद आ गया। दोनों ने उस फिल्म को करीब 20 बार देखा और प्लान बनाने लगे। उन्होंने डॉक्टरों से भी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि पूरा चेहरा बदलना मुमकिन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक बदलाव किया जा सकता है। नवंबर का महीना चल रहा था। दोनों की बेचैनी बढ़ रही थी। उन्हें साथ में रहना था, शादी करनी थी, इसके लिए सुधाकर को रास्ते से हटाना जरूरी था। आखिरकार उन्होंने 26 नवंबर 2017 का दिन चुन लिया। घटना से एक दिन पहले स्वाति ने अपने दोनों बच्चों को नानी के घर भेज दिया ताकि आगे कोई परेशानी न हो। फिर आया 26 नवंबर का दिन। स्वाति ने पहले से सारी तैयारी कर रखी थी, जो चीज़ें चाहिए थी सब जुटा ली थी। 26 नवंबर 2017 यह संडे का दिन था। सुधाकर घर में ही था। सुबह करीब 5 बजे स्वाति ने अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला, जिसमें एंथीसिया था, यानी बेहोश करने की दवा। स्वाति नर्स थी, इसलिए उसे पता था कि कितनी डोज देनी है, कितनी मात्रा में देनी है और कितनी देर तक असर रहेगा। उसने सोते ही सुधाकर को देखकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद राजेश को कॉल किया। राजेश पूरी तरह से तैयार था। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंचा। इसके बाद दोनों ने मिलकर लोहे की रॉड से सुधाकर के सर पर वार किए, तकिए से गला दबा दिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि सुधाकर की मौत हो चुकी है, तो शव को बेडशीट में लपेटकर गाड़ी में डाल दिया। घर से थोड़ी दूर एक घना जंगल था। दोनों वहां पहुंचे, जमीन खोदी जो ज़्यादा गहरी नहीं थी। सुधाकर के शव को उसमें डाल दिया, फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और दोनों घर लौट आए। अब अगला प्लान था राजेश का चेहरा जलाना, बाद में प्लास्टिक सर्जरी करवाई जा सके। शुरुआत में तो राजेश काफ़ी घबरा जाता है, ऐसा करने से मना करता था, लेकिन स्वाति उसे मना लेती है। स्वाति ने जानबूझकर सिर्फ 30% चेहरा जलवाया ताकि सर्जरी आसानी से हो सके और ज़्यादा शक ना हो। दोपहर में स्वाति ने परिवार को कॉल किया और बताया कि सुधाकर पर एसिड फेंक दिया गया है और वह हॉस्पिटल जा रही है। इसके बाद वो राजेश को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। प्लान लगभग सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन एक मटन सूप ना पीना उन्हें भारी पड़ गया। दरअसल राजेश वेजिटेरियन था और सुधाकर नॉन वेज, इसीलिए जब मटन सूप लाया गया तो राजेश ने पीने से मना कर दिया। यहीं से सुधाकर के छोटे भाई को शक हुआ और पूरा मामला खुल गया। राजेश अपने आप को जलाने को तैयार हो गया, लेकिन मटन सूप नहीं पी सका। 10 दिसंबर 2017 को स्वाति को गिरफ्तार किया गया। 14 दिसंबर को राजेश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और 15 दिसंबर को उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे जंगल में सुधाकर का जला हुआ शव बरामद किया। इसी के साथ ये खौफनाक कहानी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे भी हम और कहानी आपके सामने ला सके। धन्यवाद।